हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स 4 सेकंड से लेकर के जो 7 जनवरी तक एग्जाम होने वाले हैं आप सभी के। ये बेस्ड होगा ऑन एग्जाम एनालिसिस जो कि 31 दिसंबर को एग्जाम हुआ है। इसमें जिस तरह के टॉपिक पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उन टॉपिक्स के बेसिस पे उन सभी टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, प्लस समझेंगे कि और किस तरह के टॉपिक आपके एग्जाम में अब इस बचे हुए जो सेशन है इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गाइस देखो, आपके सामने जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये स्टूडेंट के द्वारा दिए हुए क्वेश्चन है जिनका कल एग्जाम था 31 दिसंबर को। उन स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किया था और कल हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, आप सभी ने देखा भी होगा। हम डेली बेसिस पे अपने इसी चैनल पे एग्जाम एनालिसिस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि इस तरह की वीडियोज आपसे मिस ना हो। इसके अलावा guys देखा होगा आपने, फिल्म सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया आप सभी के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बिकॉज हम एनालिसिस भी करेंगे, प्लस कोई न्यू टॉपिक पूछा जाएगा तो उसके ऊपर हम तुरंत इमीडिएटली वीडियो भी बना देंगे। 31 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उनके क्वेश्चंस विद आंसर, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें पता चल गए थे कुछ, तो उनके क्वेश्चंस के हमने आंसर भी डाल दिए आप सभी के लिए। 3 जनवरी को कॉमर्स का एग्जाम है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की मैराथन भी ले ली हमने 1 घंटे की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो आप इन सभी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है मिनिमम टाइम में और अच्छे से हो पाएगी। तो ये जो टॉपिक मेंशन है इनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो है एक एक करके हम लेके आते हैं। तो पहले आपका एसडीजी गोल। तो एसडीजी और एमडीजी गोल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एसडीजी गोल जो थे यूनाइटेड नेशंस 2015 में इसको अडॉप्ट किया और इसको 2030 तक अचीव करने की बात कही जाती है। 1 जनवरी 2016 से ये इफेक्टिव हुए एंड जो उसका पीरियड है 2030 तक है, इसको रेफर किया जाता है डिकेड ऑफ एक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अभी जो रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि कौन सी जो यहाँ पर गोल है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर टोटल 17 गोल्स हैं, तो ये 17 के 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए, प्लस इसके जो टारगेट है वो भी आपको पता होने चाहिए। गाइज मैंने इसके लिए अलग से एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी आप सभी के लिए, तो मैं बार बार इस शॉर्ट ट्रिक को दोहराऊंगा नहीं बिकॉज फिर टाइम वेस्ट होगा। तो जो 17 गोल्स अगर आपको याद नहीं रहते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा गोल है, 7वें नंबर पे कौन सा है, 10वें नंबर पे कौन सा है, इस तरह से अगर आपको नंबर याद नहीं रहते हैं, तो एक 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है। अगर आप देखेंगे इस वीडियो को तो आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे बिकॉज मैंने इन 17 गोल्स को एक स्टोरी के थ्रू इसको रिलेट किया, स्टोरी के थ्रू आपको समझाया है। अगर आप स्टोरी आप समझ लेंगे तो आई एम श्योर आपको 17 के 17 गोल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा बिकॉज ये जो एसडीजी गोल है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसके अलावा एमडीजी गोल्स भी आपको याद कर लेने हैं। इसमें टोटल 8 गोल्स हैं। सन 2000 में इसको यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया और 2015 तक इसको अचीव करने की बात कही गई थी। इसके अंदर भी टोटल 8 गोल्स हैं, तो 8 गोल्स तो कम ही है, इनको तो आप याद कर लेंगे ऐसे ही, लेकिन 17 गोल्स ज्यादा है, इस वजह से मैंने उसके ऊपर ट्रिक वाली वीडियो बना दी थी। ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन पूछा गया था कल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कितनी गैसेस मेंशन है, पहले 6 मेंशन थी, अब इसमें 7 कर दी गई हैं। तो यहाँ पे नाम मेंशन है, इनको याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इनको अच्छे से याद कर लीजिए बिकॉज ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये आपके प्रोटोकॉल में मेंशन है। मीथेन CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये 7 आपको गैसेज, इनको इनके नाम याद कर लेने बिकॉज कई बार इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, कौन सी गैस किस चीज से निकलती है, क्या नुकसान पहुंचाती है, इसके चीज में मेंशन कर रखी है यहाँ पर, तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं गाइस। ऑर्डिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस देखो, ये जो स्केल है काफी इजी है, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। सबसे छोटा स्केल इसमें नॉमिनल स्केल रहता है, सबसे बड़ा स्केल इसमें रेशियो स्केल रहता है। अगर हम बात करें तो नॉमिनल स्केल क्या होते हैं गाइस, देखो नॉमिनल स्केल जो होते हैं वो एक कैटेगरी को कैटेगराइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपको दो चीजों में डिवाइड करना है, जैसे रेड वाले इधर आ जाओ और ब्लू वाले इधर आ जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मेल एंड फीमेल, है ना, हम कैटेगराइज कर देते हैं ना पूरे कंप्लीट पॉपुलेशन को, दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। ऐसे ही सपोज करो हमें कैटेगराइज करना हो विलेज और शहर में जो रहते हैं, सिटी में, इन इन लोगों को हमें कैटेगराइज करना हो, तो इस तरीके से अगर हम कैटेगराइज करें तो वो नॉमिनल स्केल कहलाएगा, जहां पर हम एक बस लेबल लगा करके उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है गाइस कि यहाँ पर हम रैंक देते हैं, रैंक असाइन की जाती है, जैसे लो, मीडियम, हाई। जैसे आपकी जो रैंक आती है यूजीसी नेट की, अगर अगर रैंक, वैसे तो रैंक असाइन नहीं करता है एनटीए, रैंक कभी भी एनटीए असाइन नहीं करता है। जो रैंक कैलकुलेट करते हैं वो एनटीए तो कहता है हमने तो असाइन ही नहीं करी, आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया। बस यहाँ पर परसेंटाइल मेंशन किया जाता है। तो अगर हम बात करें, अगर रैंक किसी एग्जाम में असाइन की जा रही है, इसका मतलब वहाँ पर ऑर्डिनल स्केल यूज किया जा रहा है। तो अगर हम रैंक देते हैं तो ऑर्डिनल स्कूल स्केल जो है वहाँ पे यूज किया जा रहा होगा। जैसे सपोज करो अगर हम बात करें, जब आप कैब करते हो ना, कैब में उतरने के बाद आप 5 स्टार रेटिंग देते हो उसको, तो इस तरह की जो चीजें वो ऑर्डिनल डेटा के अंदर आ जाएंगी, जहां पर आप उनको रैंक दे रहे हो कि 5 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से।
इंटरवल डेटा क्या होता है, यहाँ पर हम इंटरवल की बात कर रहे हैं। जैसे हम डेटा इकट्ठा करते हैं ना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से एक इंटरवल होता है। उसके अंदर जो डेटा है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर मेंशन किया जाता है। रेशियो स्केल में क्या होता है कि यहाँ पर कंप्लीट चीजें जो हैं कंपेयर भी की जाती हैं। जैसे सपोज करो मुझे रेशियो निकालना है, हमारे इंडिया में जो एवरेज हाइट है वो 5 है और अमेरिका में एवरेज हाइट 10 है, तो एग्जाम्पल के लिए तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1:2 आ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया से अमेरिका में डबल हाइट है, दोगुनी हाइट है। तो ये इसलिए बड़ा स्केल माना जाता है बिकॉज इसमें हम चीज़ों को हम कंपेयर कर देते हैं, मतलब टाइम्स में बताना चालू कर देते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे पृथ्वी से मून जो है कितनी डिस्टेंस है, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से मून की है, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए 10 लाख किलोमीटर एग्जाम्पल के लिए। और हमने देखा कि जो पृथ्वी से हमारी जो सन की जो डिस्टेंस है वो है 50 लाख किलोमीटर, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा है नहीं 50 लाख किलोमीटर, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 50 लाख किलोमीटर, अभी 0 से 0 कट गया तो 1:5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से सन मून के बीच में है उससे 5 गुना हमारी सन के बीच में है। तो बस हमने 5 टाइम्स बोला और काम खत्म। इसलिए ये सबसे हाई बड़ा स्केल माना जाता है बिकॉज इसमें किसी भी चीज को बहुत ही ईजी टर्म्स में मेजर मेजर किया जा सकता है और कंपेयर किया जा सकता है। तो बड़ा स्केल इसको माना जाता है। बाकी मैंने हिंदी में मेंशन कर दिया, मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स जो होते हैं डेटा कलेक्शन के, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था कल के एग्जाम में, तो सर्वे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यूज हो गए एंड ग्रुप डिस्कशन हो गया। इससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सपेरिमेंट करके भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट करते रहो, डेटा कलेक्ट करते रहो कि किस तरह के जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। सर्वे में क्या होता है, हम सर्वे फिल करवाते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं और वो सर्वे फिल करके हमें दे दिया जाता है, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। इंटरव्यूज लिए जाते हैं, हम 1-to-1 इंटरव्यू ले सकते हैं और उसका जो डेटा है वो इकट्ठा कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, जैसे इंडिया में कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, या मतलब काउंट नहीं करना, सिर्फ आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि इस रेड लाइट पे कितनी भीड़ होती है और वहां पर किस तरह की कितनी गाड़ियां निकल रही हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशन भी किए जा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करके भी डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिनका यूज करते हुए डेटा कलेक्शन हो सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बना था कल। सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाले जो टेक्निक्स है। तो गैस देखो, इनको अच्छे से याद कर लो, रट्टा मान लो, कुछ भी कर लो, बस दिमाग में बिठा लो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं एग्जाम में। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कुछ टेक्निक है जिनके नाम याद कर लेने, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। ये सारे के सारे जो मेथड है आपके प्रोबेबिलिटी वाले और नॉन प्रोबेबिलिटी वाले में आ जाएंगे। स्टोबल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तो ये जो आपके सामने सैम्पलिंग के मेथड, इनको याद कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन याद कर लेना क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग सेशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कल क्वेश्चन पूछा गया था इमेज के ऊपर, किसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो ऐसे देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हम सभी की फाइल एक्सटेंशन गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। डॉक्यूमेंट फाइल्स डॉट डॉक्स डॉट डीओसी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉट पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म है एडोब एक्रोबेट, पीडीएफ के लिए यूज होता है। डॉट आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, डॉट टीएक्सटी प्लेन टेक्स्ट फाइल। तो डॉक्यूमेंट फाइल जो है इस तरह की इनके जो वो होते हैं एक्सटेंशन। इसके अलावा इमेज फाइल की अगर हम बात करें गाइस, तो देखो इमेज फाइल के अंदर डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी ये इमेज के लिए होती है। डॉट पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये भी इसके लिए यूज होता है इमेज के लिए। डॉट जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, फुल फॉर्म। डॉट बीएमपी बिटमैप इमेज और डॉट पीएसडी एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो गाइस देखो, ये जो इमेज फाइल की एक्सटेंशन है ये भी आपको याद कर लेने। कल इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इमेज फाइल की एक्सटेंशन इसमें क्या है, 4 ऑप्शन गिवन थे। ऑडियो एंड वीडियो की फाइल्स की अगर हम बात करें तो डॉट एमपी3 जो है वो एमपी3 एमपीईजी ऑडियो लेयर के लिए होता है, मतलब ऑडियो के लिए यूज होता है एमपी3। एमपी4 जो है वीडियो के लिए यूज होता है। डॉट एवीआई ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इसकी फुल फॉर्म है, ये ऑडियो वीडियो फाइल्स के हैं ये। डॉट एमओवी एप्पल क्विक टाइम मूवी, डॉट डब्ल्यू विंडोज मीडिया ऑडियो। तो ये जो है आपकी ऑडियो वीडियो फाइल्स हो गई। इसके अलावा डॉट वेब फाइल्स होती हैं। डॉट एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डॉट सी एस एस कास्केडिंग स्टाइल शीट, फुल फॉर्म याद कर लो। डॉट जे एस जावा स्क्रिप्ट, डॉट पी एच पी स्क्रिप्ट। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं आपकी वेब फाइल्स हैं। आप इनके एक्सटेंशन जो है एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे इमेज के पूछ लिए तो हो सकता है कि नेक्स्ट में आपका डॉक्यूमेंट का या फिर आपका ऑडियो वीडियो फाइल्स का से रिलेटेड पूछ ले एग्जाम में। अच्छा गाइस, इससे पहले हम आगे कंटिन्यू करें, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए गाइस, दैट इज कि जो अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है तो इसके बारे में बता देता हूँ। गाइस देखो, वन राइट डिसीजन कैन टेक यू क्लोज टू योर ड्रीम। अपने ड्रीम के पास जाने का एक सही डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हम अपने प्लेटफॉर्म पर आपको मेहनत करके पढ़ाते हैं, इधर उधर की झूठे वादे नहीं करते कि हम आपको 10,000 कैश दे देंगे, 20,000 कैशबैक दे देंगे। कोई कैशबैक नहीं देता आज की दुनिया, आज के जमाने में आप सबको पता है कि भंडारा सिर्फ फ्री का होता है, बाकी कोई चीज़ फ्री की नहीं होती है।
तो इस तरह के झूठे वादों से बचो। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एग्जाम टारगेटेड टू द पॉइंट, तो आप इनरोल कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए। यहाँ पर इतनी फीस भी हम आपसे चार्ज नहीं करते कि आप अफोर्ड ना कर पाए। कंप्लीट जितने भी कॉम्बो कोर्स हैं सभी की फीस 4999 रखी जाती है यहाँ पर, और अभी 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप 4999 पे भी 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। मतलब 4K के आसपास आपको 6 मंथ का इनरोलमेंट मिल जाएगा अगर आप अभी इनरोल करते हो। 1 जनवरी और 2 जनवरी सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है ये। न्यू 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी फीस रिड्यूस हो जाएगी। गाइस मैं बता दूं यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑल 10 यूनिट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल फोकस किया गया रीजनिंग मैथ्स के ऊपर, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ताकि इनको ईजी वे में आपको समझाया जा सके। तो आप इनरोल कर सकते हैं। अब गाइस देखो, इस इनरोल करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल एक काम करना है, दैट इज गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली एग्जाम बेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। मेहनत करेंगे, इस बार अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मेहनत से ही बात बनेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको भी करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी, मैं आपको ऊपर करूंगा, आप अपने ऊपर करना, डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा जून में ही। बार बार अटेम्प्ट आपको नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा guys, देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन कमीशन, तो ये लिस्ट आपको अच्छे से याद कर लेनी है। यहाँ पर मैंने केवल इंपॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन के बारे में डाला हुआ है। वैसे मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो क्लास बनाई हुई है यूट्यूब पर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो इनको मैं आपको दोबारा से गो थ्रू करवा देता हूँ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1948 में बनाया गया था। फर्स्ट कमीशन था इंडिपेंडेंस के बाद, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स में सेट किए गए वोकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिशिंग, यूजीसी को स्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन भी इसी कमीशन ने दिया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदलियार कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1952 में बना। अदर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी का एजुकेशन की बात की गई इसमें। एजुकेशन कमीशन जो था, इसका केवल नाम एजुकेशन कमीशन है, ये इसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है, 1964 में बना। और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया इंटायर एजुकेशन सिस्टम का, और प्रपोज किया गया 10+2+3 सिस्टम, जो कि अभी तक चलता रहा। अब इसको बदल करके नया सिस्टम बनाया गया एनईपी के अंदर। तो तब से हम लोग यही वाला सिस्टम फॉलो कर रहे थे, जिसमें आप लोग पास आउट हैं, मैं पास आउट हूँ, हम लोग सब लोग इसी वाले एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे पास आउट है। साइंस एंड नेशनल डेवलपमेंट, इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई 1986 में, और इससे पहले एक 1968 में भी आई थी। पहली अगर हम बात करें इंडिया की पहली जो पॉलिसी बनी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बनी थी 1968 में। फिर दूसरी आई 1986 में, और तीसरी आई 2020 में। तो तीन पॉलिसी बन चुकी हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा नॉलेज कमीशन बना सैम पित्रोदा के अंडर, और चेयरमैन थे 2005 में बना ये। यशपाल कमेटी बनी 2009 में, एडवाइस ऑन रिनोवेटिंग एंड रिजुवेनाइटिंग हायर एजुकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन है जो कि आपको गो थ्रू कर लेने, याद कर लेने। एक क्वेश्चन कल पूछा गया था ट्रेन से रिलेटेड। गाइस देखो, जो ट्रेन स्पीड है, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस है, ये ना एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते हैं हर सेशन में। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए वीडियो क्लास ले रखी है। आप इसको देख लीजिए जिनका ये टॉपिक वीक है, और अगर स्ट्रांग भी तो भी आप देख सकते हो। इससे आपकी जो तैयारी है वो यूजीसी नेट के मैंने कुछ पीवाईक्यूज इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आपका जो तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये क्लास कैसे मिलेगी, कहाँ देख पाएंगे, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यूट्यूब पे ही सर्च करना है। जो हमारे चैनल का नेम है पूरा लिखना, यूजीसी नेट मेंटोर, पूरा नाम लिखना, तीनों वर्ड, उसके बाद लिख देना ट्रेन। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी ये वाली, आप इसको जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। इससे जो है ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। एंड गाइस आई एम श्योर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर सेशन में, हर शिफ्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि 54 किलोमीटर की स्पीड से है एक ट्रेन 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस की प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और यहाँ पर सेकंड में टाइम गिवन है। इसका मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा यूनिट को। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। निकालेंगे तो एस इंटू टाइम हो जाएगा, मतलब स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी है यहाँ पर, 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 1000 ऊपर 3600 नीचे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा कन्वर्ट, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये जो स्पीड है, ये यहाँ से यहाँ तक हमने सिर्फ स्पीड लिखी है। ये हमने 1000 बाय 3600 क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर में गिवन है और हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे टाइम, ये स्पीड हमने लिख दिया पूरा, अब हम लिखेंगे टाइम। टाइम कितना है, 20 सेकंड। 20 से कर दो मल्टीप्लाई, बस सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 6 जा 36, 9 4 जा 36, और 9 6 की 54 है ना, 4 5 जा 20, 4 पंचे 20 होते, 6 पंचे 30, मतलब ये हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर की प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल के आ जाएगी अगर ये क्वेश्चन गिवन था। लेकिन
क्योंकि स्टूडेंट ने कन्वे किया है क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं लग पा रहा है कि पूरा क्वेश्चन क्या था। हमने स्टूडेंट की लैंग्वेज में ही यहाँ पर लिख दिया है। एक आदमी एक प्लेटफॉर्म को 6 किलोमीटर पर स्पीड से कवर कर देता है। तो अगर इस केस में हमें पता लगाना है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, तो आदमी की जो स्पीड है, तो आदमी की स्पीड का भी वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। बस स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में कर दो। स्पीड 6 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 3600 और मल्टीप्लाई बाय 15। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पा रहा है कि यही था या नहीं था। तो चलो कोई बात नहीं, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चलेगा तो मैं उसका आंसर करूंगा आपको। लेकिन फिलहाल आप ये वाली वीडियो देखिए, बिकॉज मैंने इसमें यूजीसी नेट में पूछे गए पीवाईक्यूज को ही एक्सप्लेन किया है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस वीडियो क्लास को आप जरूर देखिए। छोटी सी क्लास, ऐसा नहीं बहुत लंबी क्लास हो, 20 आई थिंक 20-25 मिनट की क्लास होगी, छोटी सी। तो आप इस मिनिमम टाइम में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से कवर कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको क्लास मिलेगी। कल क्वेश्चन पूछे गए थे ओपन डिस्टेंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस में कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो इसके बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, प्लस पहले कौन आया बाद में कौन आया ये भी पता होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन सबसे पहले आई हमारे इंडिया में। और टेक्नोलॉजी जो है वेरी बेसिक इसमें यूज किया जाएगा। प्रिंटेड मटेरियल्स इसमें दिए जाते हैं, बुक्स आपको मिल जाती है, असाइनमेंट वगैरह। इंटरेक्शन बहुत स्लो होता है, टॉप डाउन अप्रोच रहती है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब आपको बुक से सेंड कर दी जाएंगी, देन आपको बस एग्जाम देने आना है पढ़ करके। कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन हो गई आपकी। फोकस सेल्फ स्टडी रहती है, जो भी आपको मटेरियल दिया गया उसके अकॉर्डिंग। और ये लेस स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। अच्छा, इंडिया में ये जो सिस्टम किसने स्टार्ट किया, तो इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इसको स्टार्ट किया था 1962 में, स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के नाम से। तो ये सबसे पहले ये है, 1962 की बात है, इंडिया में कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन स्टार्ट हुआ। डिस्टेंस एजुकेशन जो है स्टार्ट हुआ 1982 में, जब पहली इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ओपन की गई, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से। और बाद में सेकंड नंबर पर 1985 में इग्नू ओपन की गई। टेक्नोलॉजी इसमें इंटरनेट का भी यूज होता है, वीडियो ऑडियो वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह भी यूज किए जाते हैं। फास्टर और टू वे कम्युनिकेशन रहता है इसके अंदर। बाकी आपको चीज़ें पता ही हैं। अगर हम बात करें ओपन एजुकेशन की, तो ये भी रिसेंट है। और अभी इसके अंदर ओपन एजुकेशन में आपका मूक आ जाएगा, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज स्वयं आ जाएगा इसके अंदर। ये सब ओपन एजुकेशन के एग्जाम्पल कह सकते हो आप। ये डिस्टेंस और ऑनलाइन दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जाके पढ़ाई कर सकते हो आप। इसके अलावा इसमें बैरियर रिमूव हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर एडमिशन टाइम सब कुछ स्पीड से होता है, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस कि कब और कहाँ और कैसे पढ़ना है आपको और यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये है। तो सबसे पहले आया आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, फिर आया डिस्टेंस एजुकेशन, फिर आया ओपन एजुकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल एग्जाम में पूछा गया है। और हो सकता है कि अगली बार इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो एक बार हम लोग जल्दी से फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। देखो गाइस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। अब गाइस देखो, नाम से पता चल रहा है कि इंटरपर्सनल का मतलब है कि आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे हो। हम कई बार सोचते हैं ना, अपने मन में सोचते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने अपने हम अपने मुंह से भी कुछ बड़बड़ाने लग जाते हैं कि यार मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा होता है ना। तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है। ट्रांसपर्सनल में होता है कि हम बियॉन्ड द पर्सन जा रहे हैं। बियॉन्ड द पर्सन मतलब स्पिरिचुअल के अंदर जाके बात कर रहे हैं। जैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं, घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठ के अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, बस शांत दिमाग से बैठे हुए हो, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक कम्युनिकेशन, जिसमें आप जो डिवाइन आत्मा है, जो अपेक्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हो आप, तो उससे आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। इंटरपर्सनल का मतलब है कि आपस में कम्युनिकेट कर हो रहा है दो लोगों के बीच में, इंटरपर्सनल हो गया। ग्रुप में हो गया जहां पर बहुत सारे लोग बैठ करके आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जैसे टेलीविजन रेडियो हो गया, जहां पर हम एक बार में बहुत लाखों करोड़ों तक हम पहुंच पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका मास कम्युनिकेशन। बाकी हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह की हो सकती हैं। फॉर्मल कम में आ जाएगा, लाइक मैं एज ए प्रोफेसर टीचर जो है, मैं एचओडी से बात कर रहा हूँ अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, तो वो प्रोफेशनल फॉर्मल तरीके से मुझे बात करनी पड़ेगी, फॉर्मल तरीके से गुड मॉर्निंग बोल के बात करनी पड़ेगी। बट अगर हम इनफॉर्मल बात करें, जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा एक फ्रेंड भी प्रोफेसर है, तो हम जैसे आपस में मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, खाने पीने पे लंच के टाइम पे हम आपस में मस्ती कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो वर्टिकल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड डायगोनल। वर्टिकल में क्या हो जाएगा गाइस, कि सपोज करो, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि मैं प्रोफेसर हूँ और मुझे अपने एचओडी से बात करनी है, एचओडी आगे अपने प्रिंसिपल से बात कर रहा है, जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो ये इस तरह का एक क्या है, वर्टिकल है। मतलब यहाँ पर एक हम हिरैर्की में बात कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट जाके प्रिंसिपल से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं प्रोफेसर होकर एचओडी से बात कर रहा हूँ, एचओडी आगे प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। तो ये एक क्या कहलाएगा, वर्टिकल कहलाएगा। मतलब हम एक ही डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन मैं एक टॉप पोजीशन में या डाउन पोजीशन में बात कर रहा हूँ।
वर्टिकल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, हम सेम लेवल पे बात करें, जैसे मैं प्रोफेसर, मेरा फ्रेंड भी प्रोफेसर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरा फ्रेंड हिंदी पढ़ाता है, तो हम सेम लेवल पे हैं, तो अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कहला जाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अपवर्ड में अगेन वही, अपवर्ड का मतलब हम ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं हियरार्की में। जैसे मैं एज ए मैनेजर हूँ तो मैं जनरल मैनेजर से बात करूँ, जनरल मैनेजर आगे ऊपर, एम्प्लॉय मैनेजर से बात कर रहा है, मैनेजर आगे जनरल मैनेजर से बात कर रहा है, तो वो वाली बात है अपवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है कि जनरल मैनेजर मैनेजर से कर रहा है, मैनेजर एम्प्लॉय से कर रहा है, एम्प्लॉय आगे पियोन से बात कर रहा है, तो ये जाएगा डाउनवर्ड। अगर हम बात करें डायगोनल में, तो डायगोनल में क्या हो जाएगा, सपोज करो मैं इस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ, मेरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर मैं प्रोफेसर हूँ, और यहाँ एक दूसरा डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर एक पियोन है चाय पिलाता है वो, तो यहाँ पर मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का प्रोफेसर होकर मैं इंजीनियरिंग दूसरे डिपार्टमेंट के पियोन से बात कर रहा हूँ, और वहाँ के प्रोफेसर मेरे पियोन से बात कर रहे हैं, तो ये डायगोनल कहलाएगा, मतलब डिपार्टमेंट ही चेंज हो गया और लेवल भी चेंज हो गया, तो डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, तो वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसमें वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और नॉन वर्बल में हम वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, केवल सिंबल और बाकी चीजें यूज होती है, मतलब वर्ड्स के अलावा बाकी चीजें यूज हो रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करवा दिया है। बाकी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है आपके एग्जाम के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं, जहां पर बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मतलब एक ऐसे मैसेज पढ़ लिया आपने जो कि अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया गया था, सिंपल विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गया, जार्गन का यूज कर लिया, जार्गन मतलब होता है हैवी वर्ड यूज कर लिया, जैसे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आम इंसान को नहीं पता है, और अगर वो हमने यूज करते हुए किसी आम इंसान से बात कर ली तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा, तो वो सिमेंटिक बैरियर कहलाएगा, जहाँ पर ट्रांसलेशन गलत हो जाए या कुछ ऐसे कठिन टफ वर्ड यूज कर दिए जाएं या गलत एक्सप्रेशन के साथ चीजों को समझ लिया जाए, तो फिर सिमेंटिक बैरियर आ जाएगा। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा, जहाँ पर आप आपकी अटेंशन नहीं है, मतलब साइकोलॉजिकली आप वहां पर हो नहीं, जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ अभी लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी बातों पे, आपका ध्यान चल रहा है कि मैं शाम को मोमोज कैसे कहाँ से खाऊंगा, मेरे मोमोज ठंडे तो नहीं हो रहे, ये इस तरह की चीजें सोच रहे हो, तो वो क्या साइकोलॉजिकल बैरियर है। इसके अलावा आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जहां पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जैसे इंप्लॉय जो है वो डायरेक्ट मालिक से जाके बात नहीं कर सकता, पहले उसको मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, फिर मैनेजर जाके मालिक को बताएगा, तो ये क्या है, यहाँ पर कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया ना, मैं आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरह का कोई बैरियर है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहलाएगा। बाकी यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते हुए बात करना अलाउ होता है। पर्सनल बैरियर में क्या हो जाएगा, फियर ऑफ चैलेंज एंड अथॉरिटी, याद है आपको जब आप जाते हो किसी स्टेज पे पहली बार, तब आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो वो कौन सा बैरियर होता है, वो पर्सनल बैरियर होता है, जहां पर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि आप इतना बोल पाओ, है ना। सो लैकनेस ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा है बोलने का, नींद आ रही है, इस तरह की जो चीजें, तो पर्सनल बैरियर्स में आ जाएंगी। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की, तो गाइस देखो एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटोकॉल्स, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाना है। मॉनिटर प्रोटोकॉल जो है 1987 में आया, इसका काम था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हैलोजेंस। तो गाइस देखो कई बार ना या तो आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन सा ईयर में कौन सा बना, या पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, जैसे ये ओजोन से रिलेटेड है और बना 1987 में। अगर आप इतनी चीजें भी याद कर लेते हो तो इस बचे हुए टाइम में अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। अच्छा हिंदी में भी कंटेंट है नीचे, तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके हिंदी में भी समझ सकते हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ, तो आई थिंक आपको सबको समझ में तो आ ही रहा होगा। क्योंकि टाइम की भी कमी है तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, नहीं तो मैं जब हम तसल्ली से पढ़ते हैं 5-6 महीने का जो हमारा पेड कोर्स रहता है उसमें अच्छे से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ तसल्ली से, लेकिन यहाँ पर टाइम कम है, कल परसों से एग्जाम है आपके। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Operationalize the UNFCCC by committing industrialized countries and economies in transition to globally agreed legally binding targets to limit greenhouse gases। अब याद रखिएगा ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है आपका ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड है, और मैंने इसके अंदर जो गैसेज हैं इसमें जो मेंशन की गई हैं उन गैसेज को आपको ऊपर मेंशन भी किया जब क्लास स्टार्ट की थी, है ना, शायद याद होगा आपको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में बना, और ये बना था ग्लोबल पैक्ट अंडर द यूएनएफसीसीसी विद द मोटिव टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कही गई थी टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, जिसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, रिक्वायरिंग ऑल कंट्रीज टू सबमिट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो गाइस देखो सिंपल सा इसमें ही फंडा है कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में बना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बना, और कितने डिग्री से कम करने के लिए बना वो भी मेंशन किया गया है, तो इतना भी याद कर लोगे तो सही है। कार्टिजना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी बना सन 2000 में, सप्लीमेंट्री है ये सीबीडी के ऊपर, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट सीक्स टू रेगुलेट द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो गाइज ये देखो कब बना और किस चीज के लिए बना, ये बस आपको याद रखना है, कार्टिजना प्रोटोकॉल
नेक्स्ट आपका नगोया प्रोटोकॉल 2010 में बना। अनदर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो कि सीबीडी है, वो मतलब जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी वाला। इट्स मोटिव इज द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज पर्टिकुलरली विद इंडिजीनियस कम्युनिटीज। तो इसका काम भी वही बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही रहा। रामसर कन्वेंशन बना वेटलैंड के ऊपर। वेटलैंड जो मतलब गीली जमीनें हैं उनको सुखाया ना जाए, प्रमोट्स द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। तो इंडिया में काफी सारी वेटलैंड्स हैं इस टाइम पर। तो ये बना था 1971 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में बना। सिक्स टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पीओपीज को कम करने के लिए, विच आर हाईली टॉक्सिक केमिकल है। तो ये जो आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में बनाया गया। बेसल कन्वेंशन 1989 में बना। एम्स टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड प्रिवेंट डेवलप्ड नेशन फ्रॉम डंपिंग वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्या होता है गाइस, जो वेस्ट है ना डंप कर दिया जाता है, जैसे चाइना और कई बार इस तरह की जो हरकतें हैं वो मतलब काफी सारे देश करते हैं कि समुद्र के रास्ते एक नाव में अपना डंपिंग जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है मटेरियल उसको रखा और बहा दिया। अब समुद्र में पता नहीं कहाँ बह के किसके देश में लगे जाके। तो इस तरह की जो चीजें मना किया गया था 1989 में कि ये ऐसा नहीं करना है। मिनमाता कन्वेंशन बना 2013 में। अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से रिलेटेड बना 2013 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोटरडम कन्वेंशन 1988 में बना। प्रमोट्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स थ्रू अ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे याद कर लेने, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये सारे के सारे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा इस वीडियो में, स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं वो आपको मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो पहला चैनल का नेम देखो, स्टार्टिंग में ना 8 9 चैनल तक नाम है इनकी, उसके बाद आगे नाम ही गिवन नहीं है। तो बस इतने ही नाम आपको याद करने का, इतने नाम याद कर लोगे तो बात बच जाएगी। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चैनल नंबर 1 जो है संस्कार, चैनल नंबर 2 संवाहक है, चैनल नंबर 3 कौटिल्य है, चैनल नंबर 4 आर्यभट्ट है, स्पंदन है 5। पहले 5 याद कर लो, उसके बाद फिर बाकी 5 याद कर लेना। इस तरीके से आपसे याद हो जाएंगे। इकट्ठे याद करोगे तो भूल जाओगे कौन से नंबर पे कौन सा आता है। तो सबसे पहले नंबर पे संस्कार, तो ये बस इसी चीज से याद कर लो कि यार सबसे पहले जो किसी इंसान के अंदर क्या देखा जाता है कि उसके संस्कार कैसे हैं, है ना। बस ये ऐसे याद कर लो। जो पहले नंबर पे संस्कार है, तो संस्कार कैसे पता चलता है किसी इंसान के अंदर कैसे है, उसकी लैंग्वेज से। तो इसलिए याद कर लो लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है इस पर पढ़ाया जाता है। संवाहक एजुकेशन एंड होम साइंस। कौटिल्य जो फेमस थे इकोनॉमिक्स के लिए, फेमस थे इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड फाइनेंस। आर्यभट्ट मैथ के लिए फेमस थे, फिजिकल साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए फेमस थे। तो इससे रिलेटेड मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा चैनल पे क्या पढ़ाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। चैनल नंबर प्लस सब्जेक्ट कौन से इस पे कवर होते हैं। स्पंदन लाइफ साइंस, दक्ष अप्लाइड साइंस, व्यास लिटरेचर, सोशल साइंस, आत्मज्ञान सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, एआईसीटी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो बस इतने ही नाम याद करने हैं, उसके बाद आगे नाम नहीं है। उसके बाद बस चैनल के नेम है, मतलब चैनल नंबर है। जैसे चैनल नंबर 10 से लेकर के 16 तक इग्नू के हैं, तो ये आप याद कर लीजिए कि 10 से लेकर के 16 तक इग्नू के हैं। प्लस इस पे किस तरह का कंटेंट मिलता है इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चैनल नंबर 17 से लेकर के सब आईआईटीज के, यहाँ से 17 से लेकर के 38 तक 38 तक आप देखेंगे आईआईटीज के हैं। फिर 39 40 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हैं, जिन पे परफॉर्मिंग आर्ट्स करवाया जाता है। तो वाइज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अपकमिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइस देखो, अभी कल मूड एंड फिगर पे क्वेश्चन बना है, स्क्वायर प्रोपोजिशन पे बना है, पॉलिसीज पे बना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बनने कंफर्म है कि क्वेश्चन इस पे बनेगा ही बनेगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बिकॉज मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये हमारी रिवीजन सीरीज की क्लास नंबर 6 है। आपको मैं रिवीजन सीरीज 3.0 का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो इस एक सिंगल क्लास से आपके ये चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे, इंडियन लॉजिक, पॉलिसीज, स्क्वायर प्रोपोजिशन एंड मूड एंड फिगर। तो सारे टॉपिक सिंगल क्लास से कवर हो जाएंगे, इसलिए इस क्लास को जरूर देखिए। ये जो प्लेलिस्ट है हमारी रिवीजन सीरीज, इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर ओपन करके क्लास नंबर 6 ओपन कर लेना, वहां पे जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो ये है। बाकी देखो गाइस, पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन अगर आप मिनिमम टाइम में करना चाहते हो तो मैंने एक 50 मिनट की क्लास ली है, जिसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है उसको कवर करवाया हुआ है। तो आप पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की क्विक रिवीजन कर सकते हो इस क्लास से। तो इस क्लास का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा गाइस देखो, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो एग्जाम को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इस एग्जाम को भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। बस इसके लिए आपको स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हमने आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं जून एंड दिसंबर एग्जाम जो 2026 के लिए।
कंप्लीट करने हमारा बायलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। गाइस मैं बता दूं अभी न्यू ईयर चल रहा है, तो अभी सिर्फ 2 दिन के लिए, सिर्फ 1 जनवरी और 2 जनवरी, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर। इसके बाद ये ऑफर कभी नहीं मिलेगा ऑफर, ये सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे। वैसे तो हम मैक्सिमम 10% ही डिस्काउंट अवेलेबल करवाते हैं, बट न्यू ईयर पे हम आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा रहे हैं। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, new20। ये कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी 20% से रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे एग्जाम देना पड़ेगा दोबारा, तो आप इनरोल कर लीजिए फटाफट से। गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट रिलेटेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट रिलेटेड। गाइज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।